नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे जरूरी है लोकतंत्र की मजबूती, और लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब शासन के हर स्तर पर स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। संविधान निर्माताओं ने संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पंचायती राज व्यवस्था के तहत स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की भागीदारी की संकल्पना की थी। स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने की कवायद संविधान लागू होने के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन देश भर के लिए एक रूप मॉडल नहीं होने की वजह से स्थानीय स्तर पर सही मायने में सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हो पा रहा था। ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को सही मायने में संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला, जब संसद से 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम को लागू हुए 25 साल से लंबा वक्त गुजर गया है। शहरी निकायों में लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है। स्थानीय लोग अपने हिसाब से अपने इलाके के विकास से जुड़े फैसले ले पाने में सक्षम हो रहे हैं। इन कानूनों के बाद से पंचायतों और शहरी निकायों में लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होती जा रही हैं। आज हम विशेष में 74वें संविधान संशोधन के हर पहलू को जानेंगे। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, संविधान में क्या क्या प्रावधान जुड़ा, साथ ही इस संशोधन के पीछे की कहानी को भी जानने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने इलाके के विकास से जुड़े मसले पर अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से ही ऐसा संभव हो पाता है। स्थानीय स्वशासन इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य की तरफ बढ़ने की दिशा में 74वां संविधान संशोधन बड़ा पड़ाव साबित हुआ। इसके जरिए शहरी निकायों के शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम और कैसे शहरी निकायों में स्वशासन से जुड़े प्रावधानों को संविधान में जगह दी गई। सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ। आजादी के बाद से ही ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को निर्णय लेने के स्तर पर ज्यादा सक्रिय बनाने की मांग उठती रही थी। 73वां संशोधन ग्रामीण इलाकों में पंचायती व्यवस्था से जुड़ा है, तो 74वां संशोधन शहरी इलाकों में स्थानीय स्वशासन से जुड़ा था। इन दोनों संशोधनों से केंद्र और राज्य के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत शासन के तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के बाद शहरों, नगरों, मोहल्लों की बेहतरी से जुड़े फैसले अब सिर्फ सरकार के हाथों में नहीं रह गए। स्थानीय लोगों को अपने इलाकों के हित और विकास से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार मिल गया। इन दोनों संशोधनों के बाद नियमित रूप से स्थानीय निकाय चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई। 73rd ग्राम पंचायतों के लिए और 74th जो था वो अर्बन एरियाज़ के लिए था। 74th अमेंडमेंट में, जैसा कि 73rd अमेंडमेंट में ही है, बहुत डिटेल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरह से उनका इलेक्शन होगा, कितने उसमें सदस्य होंगे और उनको क्या अधिकार क्षेत्र उनका क्या होगा, वो क्या कर भी इकट्ठा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर इकट्ठा कर सकते हैं। 74वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में संसद से पारित हुआ और 1 जून 1993 से लागू हो गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इनके जरिए देश में शहरी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। भाग 9A में अनुच्छेद 243B से लेकर अनुच्छेद 243 ZG जोड़े गए। 74वें संविधान संशोधन का मकसद देश में नगरीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारों में एकरूपता लाना है। शहरों के विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाना इसका एक और मकसद है। इसके बाद स्थानीय निकायों के वित्तीय आधार को मजबूत बनाने में मदद मिली। पहले से जो नगरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था चली आ रही थी, उससे वास्तविक रूप में सत्ता का विकेंद्रीकरण संभव नहीं हो पा रहा था।
शहरी निकायों के पास धन की कमी थी, उनका वित्तीय आधार कमजोर था। वित्तीय संसाधनों की कमी से नगर निकायों के कामकाज पर राज्य सरकार का ज्यादा नियंत्रण था। नगर निकायों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी समय पर चुनाव नहीं हो पाते थे। कमजोर और उपेक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व बेहद कम था। इन कमियों को दूर करने के लिए ही 74वें संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान में ही स्थानीय नगर निकाय की संरचना, गठन, शक्तियों और कामकाज का प्रावधान किया गया। यानी संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम से नगर प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके साथ ही नगरों और कस्बों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। उनके पावर्स को क्लैरिफाई किया। जो पावर्स पहले डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटी में डिफरेंट पावर्स थे, उसको सबको एक यूनिफॉर्म बना दिया। और आइडिया ये था कि जो इंस्टीट्यूशन हो, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और ज़्यादा अकाउंटेबल हो, और उनका सुपरसेशन जहाँ जहाँ हो जाता था बहुत आसानी से सुपरसीडेड म्यूनिसिपैलिटी चलते रहते थे, वो सुपरसेशन के बाद भी इलेक्शन करने का एक टाइम निर्धारित किया गया। तो ये सारी चीज़ें लाई गई जस्ट टू मेक श्योर कि सारे म्यूनिसिपैलिटीज़ जो देश के हो एक कॉमन लॉ के अंतर्गत सारे के सारे गवर्न हो। अब हम नगर निकायों के गठन और संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। हर राज्य में 3 प्रकार की शहरी निकायों की व्यवस्था की गई। जो क्षेत्र देहात से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं वहां नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर एक अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। नगर क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड से सीधे चुनाव के जरिए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। वार्डों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार के कानून के तहत होता है। नगर निकायों में कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए अनुच्छेद 243 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हर नगर निकाय में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। इनके लिए आरक्षित सीटों में कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। इसी अनुच्छेद में हर नगर निकाय में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित करने का भी प्रावधान किया गया। कई सारे राज्यों ने नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी हैं। साथ ही नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण राज्यों की ओर से बनाए गए कानून के तहत लागू करने की व्यवस्था की गई है। 3 तरह के निकाय हैं। एक है नगर पंचायत म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत म्यूनिसिपल एरिया के लिए, क्योंकि जो ग्राम पंचायत हैं धीरे धीरे वो शहरी बनते जा रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक नगर पंचायत निगम के का जिक्र किया है। और उसके ऊपर म्यूनिसिपल काउंसिल है और फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बड़े बड़े, जैसे कि आपका दिल्ली है तो यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। तो उस तरह का उन्होंने प्राविधान इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। हर नगरीय निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। अगर किसी कारण से नगरीय निकाय को भंग कर दिया गया है तो वहां 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। संविधान के 74वें संशोधन के जरिए हर 5 साल पर चुनाव कराना संवैधानिक तौर पर अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन प्रत्येक राज्य में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग पर ही पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही शहरी निकायों के निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। ये आयोग भारत के निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र है। अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA में राज्य चुनाव आयोग के बारे में विवरण है। पंचायतों और शहरी निकायों में वित्तीय आधार को मजबूत बनाने के लिए भी संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में हर राज्य में अलग से वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इनका जिक्र अनुच्छेद 243I और अनुच्छेद 243Y में है। राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय हालात की समीक्षा करता है। साथ ही राज्य सरकार और शहरी निकायों के बीच राजस्व के बंटवारे के सिद्धांतों का भी निर्धारण राज्य वित्त आयोग ही करता है। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए ये आयोग उपाय भी बताता है। अनुच्छेद 243X में नगर पालिकाओं की ओर से कर लगाने की शक्ति दी गई है।
संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची के तहत 18 विषय शामिल किए गए हैं। शहरी स्थानीय निकाय को कार्य करने के लिए 18 विषय मुहैया कराए गए। इनमें नगर योजना समेत शहरी योजना, आर्थिक और सामाजिक विकास, जमीन के इस्तेमाल का नियमन, सड़क और पुल, जलापूर्ति, जन स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ये तो आप जान ही गए होंगे कि नगर पालिकाओं में सत्ता के विकेंद्रीकरण को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए ही 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू किया गया। लेकिन इससे पहले पंचायती राज व्यवस्था को ठोस आधार देने और स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ही 73वां संविधान संशोधन विधेयक को लागू किया गया। आइए देखते हैं क्या है 73वां संविधान संशोधन विधेयक और इससे पहले पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या-क्या कोशिशें की गई। भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय से ही स्थानीय शासन के महत्व को समझा जाने लगा था। इसलिए आजादी के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने शासन को सुचारू रूप से चलाने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कुछ प्रस्ताव किए। मकसद था कि शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा रखी। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। संविधान के अनुच्छेद 40 में कही गई बातों को लागू करने और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ही भारतीय संसद से पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में पारित किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हो गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, लेकिन इसे लागू करने के पीछे एक लंबी कहानी है। दरअसल भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई, लेकिन आम जनता इससे सीधे तौर पर नहीं जुड़ पाई। इसी समस्या को हल करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने सिफारिश की थी कि स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की जाए, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। तीनों को एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए जोड़ा जाए। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो। विकास और नियोजन से जुड़े सभी काम इन संस्थाओं को दिया जाए। विकास के काम करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध भी कराए जाएं। समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। उसके बाद अन्य राज्यों ने भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, लेकिन धन की कमी और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद के चलते इस प्रयास को भी उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। तो स्वतंत्रता के बाद जो नई गवर्नमेंट आई हमारी 1947-1950 एक्चुअली, उसके बाद तो उन्होंने तमाम कार्यकलाप प्रारंभ किए और उन कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए एक बलवंत राय मेहता कमेटी का 1957 में गठन किया गया था। तो 1957 में उस कमेटी ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम चलाने हैं अच्छी तरह से, तो उसमें भागीदारी होनी चाहिए।
बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों की असफलता के बाद पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिए कि पंचायती राज व्यवस्था में 2 स्तरीय पद्धति को अपनाया जाए। इसमें सबसे निचले स्तर पर मंडल पंचायत हो, जिसमें 10 से 12 गांव शामिल हों, और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। हालांकि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को देश की राजनीतिक हालात के कारण लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद 1985 में GV.K. राव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने जिला परिषदों को मजबूत बनाने की सिफारिश की। इसके बाद 1986 में पंचायती राज व्यवस्था की जांच करने के लिए LM सिंधवी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने ग्राम सभा को मजबूत करने और पंचायती राज के नियमित चुनाव कराने पर जोर दिया। समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की भी सिफारिश की। 1977 में जबकि जनता गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर एक अशोक मेहता कमेटी का उन्होंने बनाई, और उस अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि 3 की जगह 2 होना, क्योंकि ग्राम पंचायत बहुत छोटी है, तो कुछ ग्राम पंचायत के समूहों को मिला के एक मंडल पंचायत होना और उसके ऊपर जिला परिषद होना। इन सब दौर से गुजरते हुए 73वें और 74वें संशोधन का रास्ता साफ हुआ और देश भर में पंचायती संस्थाओं और शहरी निकायों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया। 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा है। इसको संविधान में भाग 9 से जोड़ा गया। साथ ही अनुसूची 11 जोड़कर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों को संविधान में जगह दी गई। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत की स्थापना, हर 5 साल में पंचायतों के नियमित चुनाव, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथ ही पंचायतों के वित्तीय आधार को मजबूत करने के लिए राज्य वित्तीय आयोग का गठन, पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इसके अलावा टैक्स, ड्यूटीज, टोल शुल्क लगाने और वसूलने के लिए पंचायतों को अधिकार दिया गया। 73rd अमेंडमेंट में ये बहुत डिटेल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरह से उनका इलेक्शन होगा, कितने उसमें सदस्य होंगे और उनको क्या अधिकार क्षेत्र उनका क्या होगा, वो क्या कर भी इकट्ठा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर इकट्ठा कर सकते हैं। और ये भी बताया गया कि हर 5 साल में एक ये फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन होना, जो कि ये निर्धारित करेगा कि जो भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है उसमें से उसका किस तरह से उनको कुछ अंश जो है ये ग्राम पंचायत और ग्राम अपने ये नगर निकायों को दिया जा सके, ये भी उसमें लिखा है। 73वां संविधान संशोधन न केवल पंचायती राज व्यवस्था के तहत स्थानीय स्वशासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही ये महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए संविधान में समय समय पर परिस्थितियों के अनुकूल संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया। उनकी दूरदर्शिता के कारण ही संविधान संशोधन प्रक्रिया को अपनाकर पंचायती राज व्यवस्था से लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है और इसे कैसे किया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संसद के समक्ष न्यायपालिका की शक्ति को लेकर संविधान सभा में कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थीं। संविधान सभा के कई सदस्य संविधान में संशोधन के लिए ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की तरह लचीला प्रावधान रखने के पक्ष में थे, लेकिन प्रारूप समिति ने आखिर में साधारण एवं जटिल प्रक्रिया के मिश्रण को अपनाया। संविधान सभा के सामने एक बड़ा सवाल ये भी था कि ये संविधान कब तक देश की जरूरतें पूरी कर सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो इसमें बदलाव कैसे किए जाएं।
इसका एक जवाब था कि जब ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया जा रहा है तो फिर संविधान में संशोधन के लिए ब्रिटिश मॉडल अपनाया जाए। ब्रिटिश में संसद सर्वोपरि है और वहां न्यायालय की भूमिका न्यायिक व्याख्या के दायित्व तक सीमित है। लेकिन संशोधन के इतने आसान तरीके पर कई सदस्य सहमत न थे। आखिरकार तय हुआ कि भारत में मिश्रित व्यवस्था अपनाई जाए। भारतीय व्यवस्था में न तो ब्रिटिश मॉडल जैसा लचीलापन है, न अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी सख्त प्रक्रिया। संविधान सभा ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया। संघीय व्यवस्थाओं में न्यायालय केवल विधि और कार्यपालिका के आदेशों की ही समीक्षा करता है, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान संशोधनों की भी समीक्षा का अधिकार दिया गया। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संशोधन की प्रक्रिया के लिहाज से संविधान के अनुच्छेद को 3 भाग में विभाजित किया जा सकता है। इनमें कुछ को संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ को संसद में 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, और तीसरे जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प से स्वीकृत किया जा सके। संविधान संशोधन के लिए जो भी आपको संविधान में संशोधन लाना है, उसके लिए सबसे बड़ा जो प्राविधान ये है कि स्पेशल मेजॉरिटी। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी कि 100 में से 51 लोगों ने जिसको कह दिया कि हो जाए तो हो जाता है। जो भी बिल आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, जो भी बिल आते हैं उसमें यही है कि आपकी सिंपल मेजॉरिटी होना ज़्यादातर। लेकिन संविधान का जब संशोधन करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी है। स्पेशल मेजॉरिटी माने 2/3 जो हैं, जो जितने सदस्य हैं उसमें 2/3 वहाँ पर प्रेजेंट होना, और उन जो सदस्य प्रेजेंट हैं उसमें से भी 2/3 के मेजॉरिटी से वो संविधान संशोधन बिल पास होना। ये जो है विशेषता है संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयकों के पारित करने की प्रक्रिया से अलग रखी गई है। अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक को पारित करने के संबंध में दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है। ये प्रावधान संविधान के संशोधन संबंधी विधेयकों पर लागू नहीं होता। संविधान संशोधन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368(2) में बताया गया है। भारत के संविधान में अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संविधान की खासियत की वजह से ही आगे चलकर देश में केंद्र और राज्य के साथ स्थानीय स्वशासन का रास्ता साफ हुआ। आखिर हमारा संविधान दुनिया में अनोखा क्यों है और इसकी क्या खास विशेषता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। करीब 60 देशों के संविधान के अध्ययन के बाद इसे तैयार किया गया है। इसमें कई देशों के संविधान में समाहित तत्वों को लिया गया है। इसके बावजूद इसकी एक अपनी अलग खासियत है। फिलहाल विशेष में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं, वहाँ आप अपना फीडबैक भी छोड़ सकते हैं। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। धन्यवाद। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये गणराज्य भारत के संविधान के मुताबिक अनुशासित होता है। संविधान के बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को सर्वसम्मति से अपना लिया गया। इसी दिन भारत के लोगों ने संविधान को स्वीकृत, अंगीकृत और स्वयं को समर्पित किया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारतीय संविधान उसमें निहित तत्वों और मूल भावनाओं की वजह से दुनिया का सबसे अनोखा संविधान है। मूल संविधान को स्वीकार करने के बाद भी इसमें वक्त वक्त पर कई तरह के बदलाव होते रहे और इसमें वक्त के साथ अहम परिवर्तन किए जाते रहे। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भागों में विभक्त 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 1951 के बाद से हुए तमाम संशोधनों के बाद मूल संविधान से करीब 20 अनुच्छेद और भाग 7 को हटा दिया गया और करीब 90 अनुच्छेद 4A, 9A, 9B
और 14A यानी 4 भागों को जोड़ा गया, जबकि 4 अनुसूचियां यानी 9, 10, 11 और 12 को जोड़ा गया। दुनिया के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। संविधान में कहने के लिए तो 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन बीच में परिवर्तन हुए। आपके ये जो 73rd 74th अमेंडमेंट हुआ, इसमें उसमें करीब 46 अनुच्छेद जोड़े गए, लेकिन वो 243, 243A, 243B, 243Z, 243ZA, ZB इस तरह करके कुछ 46 जोड़े गए। अभी अगर आप कहें तो रफली 450 अनुच्छेद होंगे, जो कि 22 भागों में बांटे गए हैं। भारत के संविधान की एक और विशेषता ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके अलावा इसकी एक खास बात ये है कि ये ना तो लचीला है ना ही सख्त। भारत के संविधान के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था संघात्मक भी है और जरूरत पड़ने पर एकात्म भी। भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। साथ ही आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्म संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भी प्रावधान निहित हैं। एक ही संविधान में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। राज्यों के लिए अलग से नागरिकता की व्यवस्था नहीं रखते हुए इसमें सिर्फ नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार का संसदीय रूप दुनिया में अनोखा है। देश में संसदीय संप्रभुता है तो न्यायिक सर्वोच्चता भी। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली उपलब्ध कराता है। संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और उनकी रक्षा भी करता है। इसके अलावा संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी दुनिया में अनोखे हैं। संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है तो उसके साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने को भी कहता है। इन तमाम खासियतों के बावजूद संविधान में बदलाव के लिए व्यवस्था की गई है। कुछ मामलों में संविधान में संशोधन आसान है तो कुछ मामलों में काफी जटिल। कुछ चुनौतियों के बावजूद भारतीय संविधान देश के आम नागरिकों के साथ साथ पिछड़े तबकों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और समानता की गारंटी देता है। हमारा संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग और साक्षरता के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार हासिल है और ये संविधान लागू होने के साथ ही सभी को एक साथ हासिल हुआ, जो भारतीय संविधान की खास विशेषता है। हालांकि शुरू में ये उम्र 21 साल थी। भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग बंटवारा है। इसके अलावा संविधान में निर्वाचन आयोग, नियंत्रण और महालेखाकार और संघ लोक सेवा आयोग जैसे स्वतंत्र निकाय की भी व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक तंत्र के अहम स्तंभों की तरह काम करते हैं। इसके अलावा मूल रूप से 2 स्तरीय यानी केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान है। ये हमारे संविधान की अहमियत को और बढ़ा देता है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।